नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ये एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पर। आज का ये हमारा भाग 15 रहेगा। इससे पहले 14 भाग हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं, जिसमें बहुत सारे प्रश्नों को, बहुत सारे टॉपिकों को हमने कवर किया है। और आज का ये जो भाग रहेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आज के इस भाग में हम संविधान संशोधनों को देखेंगे। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं हम उनको आज देखेंगे, क्योंकि 2018 से लेकर अभी तक 2020 तक काफ़ी सारे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं। ठीक है, जिनकी संभावना है परीक्षाओं में पूछे जाने की। तो इस दृष्टि से ये आज का जो भाग रहेगा, आज का जो वीडियो रहेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप इसे ज़रूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि इससे निश्चित रूप से एक प्रश्न बनने की ज़रूर संभावना है। ठीक है, तो आशा है कि आज का वीडियो आपको पूरा अच्छा लगेगा। इसको पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से एक प्रश्न ज़रूर राज्य व्यवस्था से संबंधित पूछा जा सकता है, आने की संभावना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले देखते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया क्या होती है संविधान संशोधन की। ठीक है, क्योंकि इससे भी प्रश्न बनते हैं। कोई कहा नहीं जा सकता कि संविधान संशोधन से ही प्रश्न पूछ ले या फिर प्रक्रिया से पूछ ले, तो हम दोनों चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो अगर प्रक्रिया की बात करें तो संविधान संशोधन 3 तरीके से होता है। ठीक है, जिसमें साधारण बहुमत के द्वारा होता है, एक साधारण बहुमत के द्वारा होता है, ठीक है, एक विशेष बहुमत के द्वारा होता है, और एक विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की जो अनुमति है वो चाहिए होती है। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं जिनसे ये संविधान संशोधन होता है। ठीक है, तीनों को देखेंगे हम एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं साधारण बहुमत से किए जाने वाले संशोधन। तो संविधान के जिन उपबंधों का विशेष संवैधानिक महत्व नहीं है, ठीक है, जिनका विशेष संवैधानिक महत्व नहीं है, उनमें संशोधन के लिए अत्यंत लचीली प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, तो अत्यंत लचीली प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऐसे उपबंधों में संशोधन के लिए संसद का साधारण बहुमत अर्थात दोनों सदनों में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक की सहमति पर्याप्त है। ठीक है, तो यानी अगर कहा जाए साधारण शब्दों में तो ये है कि जो संवैधानिक महत्व के उपबंध नहीं हैं, ठीक है ना, और उन उपबंधों के लिए जो प्रक्रिया होती है वो अत्यंत काफ़ी लचीली है संशोधन की। और उसमें संसद का साधारण अर्थात दोनों सदनों में उपस्थित है मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, मत देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक, 2/3 नहीं है यहाँ पर, इसीलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसमें आधे से अधिक की सहमति की बात की गई है। ठीक है, तो आधे से अधिक की सहमति इसमें पर्याप्त होती है, किसमें, साधारण बहुमत से संशोधन के लिए। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 368 के द्वारा जो संशोधन होगा वो साधारण बहुमत के अंतर्गत नहीं आएंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना है कि वो सारे संशोधन जो साधारण बहुमत के द्वारा किए जाएंगे, यानी जो साधारण प्रक्रिया के द्वारा किए जाएंगे, जो साधारण संविधान संशोधन है, वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे। जैसे आर्टिकल 2, 3 और 4 के तहत किए गए संविधान संशोधन, यानी वे संविधान संशोधन जो अनुच्छेद 2, 3, 4 के तहत आते हैं, जो सीमाओं से के परिवर्तन से संबंधित है, जो नाम के परिवर्तन से संबंधित है, जो नए राज्यों के निर्माण से संबंधित हैं, ठीक है, वे सारे संविधान संशोधन साधारण बहुमत से ही होंगे। ठीक है, साथ ही जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, न्यायाधीश तथा कुछ अन्य संवैधानिक पदों से संबंधित वेतन भत्ते भी संशोधित करना, ये भी साधारण बहुमत के द्वारा ही होगा। इसमें विशेष बहुमत की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए अनुच्छेद शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारे संशोधन साधारण बहुमत से किए जाते हैं, यानी दोनों सदनों में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक की सहमति की पर्याप्त आवश्यकता इसमें होती है। ठीक है, आगे देखते हैं विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत की अगर बात की जाए तो ऐसे संशोधन विधेयक को सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत का समर्थन हासिल होना चाहिए। ठीक है ना, साथ ही प्रत्येक सदन में 10 उस विधेयक को उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। तो वहाँ पर क्या था, आधे से अधिक, यहाँ पर 2/3 है। ठीक है, 2/3 का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। तो बस इतना याद रखना है कि जो विशेष बहुमत होता है उसमें 368
368 इंक्लूड होता है, अनुच्छेद 368 इंक्लूड होता है। साथ ही जो इसमें संशोधन होता है वो प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 का समर्थन इसमें प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। जो तीसरा संविधान संशोधन होता है उसमें जो विशेष बहुमत है वो तो है ही, साथ ही में कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से पारित होने वाला विधेयक भी जो है वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है पूरी संविधान संशोधन के तहत। साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, साथ ही आधे से अधिक के जो विधानमंडल उसके राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन से संबंधित जो विधेयक होते हैं वो सभी संशोधन प्रक्रिया से संबंधित होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं जो प्रमुख संशोधन है उनको। ठीक है। कौन कौन से, देखिए हम सारे संविधान संशोधन को नहीं देखेंगे क्योंकि सारे संविधान संशोधनों को पढ़ना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि सभी से प्रश्न नहीं बनते हैं। हम सिर्फ महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों को देखेंगे जिनसे प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है। तो सबसे पहला जो संविधान संशोधन है वो है पहला संविधान संशोधन। ठीक है। जो कि 1951 में हुआ था, इसके बारे में हम चर्चा कर भी चुके हैं। ठीक है। तो ये संविधान संशोधन 1951 में हुआ था जो कि संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के लिए अनुच्छेद 31 क और अनुच्छेद 31 ख जोड़े गए इसमें। ठीक है। अनुच्छेद 31 क और अनुच्छेद 31 ख इसमें जोड़े गए हैं। ये संपत्ति के अधिकार को सीमित करने से संबंधित है। ये संपत्ति के अधिकार को सीमित करने से संबंधित है। भूमि सुधार को न्यायिक समीक्षा से मुक्त करने के लिए 9वीं अनुसूची भी इसके तहत जोड़ी गई थी। ठीक है। तो पहला क्या हो गया कि जो संपत्ति का अधिकार था उसको सीमित करने के लिए अनुच्छेद 31 क और ख जोड़े गए थे। दूसरा ये कि भूमि सुधार को न्यायिक समीक्षा से मुक्त करने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है। और तीसरी की बात करें तो तीसरा प्रावधान क्या था इसके तहत, तो जो SC ST है उसके लिए विशेष प्रावधान करने से संबंधित अनुच्छेद 15(4) इसमें जोड़ा गया था। ठीक है। तो मौलिक अधिकारों में जो अनुच्छेद 15 में जो सब क्लॉज 4 था वो भी जोड़ा गया था SC ST क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान करने से संबंधित। तो ये भी हुआ पहले संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। तो ये सारे उपबंध जो है वो पहले संविधान संशोधन के तहत किए गए थे जो कि 1951 में हुआ था। ठीक है। इसके बारे में हमने चर्चा भी की थी पहले, ठीक है, जब हमने केशवानंद भारती केस को कंप्लीट किया था तब। नेक्स्ट देखते हैं 24वां संविधान संशोधन। तो 24वें संविधान संशोधन की अगर बात की जाए जो कि 1971 में हुआ था, तो इसमें क्या हुआ, अनुच्छेद 368 का जो सब क्लॉज 2 है उसमें संशोधन करके स्पष्ट कर दिया गया था कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होंगे। ठीक है। तो यानी जो भी 360 के तहत जो पारित किए गए होंगे राष्ट्रपति के द्वारा संविधान संशोधन विधेयक, उस पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होंगे। ये व्यवस्था की गई 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत। साथ ही एक व्यवस्था और थी कि जो मौलिक अधिकार हैं वो परिवर्तनीय होंगे, यानी उसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। तो ये व्यवस्था की गई 24वें संविधान संशोधन के तहत। फिर आ जाते हैं 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। ये बहुत फेमस है, इसके बारे में आप सभी जानते भी होंगे। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो लघु संविधान है उसकी संज्ञा दी गई है। और इसी संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया गया था, जिसके तहत समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 नए शब्द जो वो प्रस्तावना में जोड़े गए थे। साथ ही अनुच्छेद 51 क जो है वो 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था जो कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। और अनुच्छेद 74 उसके तहत यह 42वें संविधान संशोधन के तहत व्यवस्था कर दी गई थी कि जो राष्ट्रपति हैं वो मंत्रिपरिषद की इच्छा अनुसार ही कार्य करेंगे, उनके परामर्श के अनुसार, उनकी सलाह अनुसार ही कार्य करेंगे राष्ट्रपति महोदय। ठीक है। तो ये सारी व्यवस्थाएं 42वें संविधान संशोधन के तहत की गई थी। आगे बढ़ते हैं 44वां संविधान संशोधन। तो वो हुआ था 1978 में। ये भी बहुत चर्चा में रहता है और इसे अधिकतर जो है वो पढ़ते ही रहते हैं। इसमें देखते हैं क्या क्या व्यवस्था की गई थी। तो इसमें जो पहली चीज़ की गई थी वो ये कि जो संपत्ति का अधिकार था उसको विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है। संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया था, पहली चीज़ ये। और यानी इसको अनुच्छेद जो था 300A में जगह दे दी गई। ठीक है। दूसरा अनुच्छेद 74(1) की अगर बात की जाए तो उसको संशोधित किया गया तथा कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा की गई सलाह को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकेंगे। ठीक है। तो ये व्यवस्था भी की गई 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 74(1) के लिए को संशोधित करते हुए। ठीक। फिर आपात की घोषणा के लिए मंत्रिमंडल
मंत्रिमंडल की लिखित सलाह को अनिवार्य कर दिया गया कि अगर राष्ट्रपति जो 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, अगर उसे उद्घोषित करते हो तो ऐसी स्थिति के लिए जो मंत्रिमंडल है उसकी लिखित जो मंजूरी है वो आवश्यक होगी। ठीक है, तो इसकी भी अनिवार्यता कर दी गई 44वें संविधान संशोधन के तहत। साथ ही आपात की उद्घोषणा यानी जो 352 के तहत आपात की उद्घोषणा होती है उसके आधारों में से आंतरिक अशांति को हटा दिया गया है ना, यानी आंतरिक अशांति के आधार पर ही सिर्फ आपातकाल नहीं लगाया जा सकता, बल्कि इसके स्थान पर जो सशस्त्र विद्रोह है उसको आधार बनाया गया है। ठीक है, यानी सशस्त्र विद्रोह को आधार बनाते हुए आपातकाल की घोषणा की व्यवस्था की गई 44वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, ये इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है। फिर आ जाते हैं 52वां संविधान संशोधन। इसको भी हम देख चुके हैं संसद जब हमने कंप्लीट किया था या और हमने राज्य की कार्यपालिका कंप्लीट की थी, उसमें भी हमने इस संविधान संशोधन को देखा था जो कि 1985 में हुआ था। ठीक है, और इसके तहत जो है वो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जो कि दल बदल से संबंधित है। हमने देखा था दोनों ही में, चाहे वो हम संघ की बात करें चाहे वो राज्य की बात करें, सेम प्रक्रिया है, लेकिन डिफरेंस इतना है जब दल बदल के तहत किसी भी संसद सदस्य की अर्हता के संबंध में प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय स्पीकर के द्वारा होता है, लेकिन जब साधारण रूप से संसद सदस्य की अर्हता के संदर्भ में प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति करते हैं निर्वाचन आयोग के परामर्श से। ठीक है, तो इतनी बात की गई थी, यानी जो दल बदल की बात की गई थी वो 52वें संविधान संशोधन के तहत की गई थी जो 1985 में हुआ था। तो 1985 में जो हुआ था 52वां संविधान संशोधन वो 10वीं अनुसूची इसके तहत जोड़ी गई थी और दल बदल से संबंधित है। ठीक है, फिर आता है 61वां संविधान संशोधन जो कि 1988 में हुआ था। 1988 में हुआ था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके तहत इस संविधान संशोधन के बाद जो मतदान होते थे उसमें मतदान करने की जो आयु है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 73वां संविधान संशोधन क्या कहता है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, तो भाग 9, इसमें भाग 9 है के तहत इसको इस संविधान संशोधन को जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची इसके तहत जोड़ी गई। ठीक है, और व्यवस्था की गई पंचायती राज की, यानी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भाग 9 आया, उसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती राज को जगह दी गई। ठीक है, 72वां संविधान संशोधन भी 1992 में हुआ था और इसके जो जगह दी गई वो भाग 9 क बनाकर दी गई, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और ये नगर पालिकाओं से संबंधित था, यानी जो अर्बन जो कल्चर है, ठीक है, जो अर्बन सेटलमेंट है उसको देखा गया, जो नगर पालिका म्यूनसिपैलिटी वगैरह हैं तो उसकी व्यवस्था की गई 1992 के 74वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, फिर आता है 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया, अनुच्छेद 21 में एक सब क्लॉज बना दिया गया, अनुच्छेद 21 का। ठीक है, और इसमें जो व्यवस्था की गई वो की गई कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी आयु के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, और अनुच्छेद 45 जो कि डीपीएसपी से संबंधित है उसमें कुछ परिवर्तन किए गए और उसमें ये कहा गया कि जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, देखिए यहाँ पर जो 21 क में व्यवस्था की गई थी उसमें ये कहा गया कि आयु 6 से 14 वर्ष की आयु के, ठीक है, और 45 में क्या व्यवस्था की गई, 6 से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं उनकी देखभाल और उनकी शिक्षा का प्रयास जो है वो राज्य के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, देखते चलिएगा। तो ये व्यवस्था की गई 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में। ठीक है, अब देखते हैं 91वां संविधान संशोधन। ठीक, तो ये दल बदल व्यवस्था के संशोधन से था, है ना, केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगी। यानी हमने देखा था कि जो 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उसके तहत ये व्यवस्था की गई, चाहे वो लोकसभा की बात हो या विधानसभा की बात हो, उसकी जो सदस्य संख्या रहेगी, ठीक है ना, तो वह जो रहेगी वो सदस्य संख्या रहेगी वो 15% होगी। और जहाँ पर सदन की सदस्य संख्या 40 से 45 है वहाँ पर अधिकतम कितनी होगी, 12 होगी। तो 15% सदस्य संख्या की जो बैरियर कर दिया गया, जो सीमा कही गई थी, वो 91वें संविधान संशोधन के द्वारा ही की गई थी जो कि 2003 में हुआ था। और इसके तहत एक संशोधन ये भी किया गया था दल बदल में कि इसमें जो 1/3 सदस्यों के दल बदल की जो बात की गई थी कि 1/3 सदस्य अपना अलग दल बना लेते तो उनकी मान्यता समाप्त नहीं होगी, तो उस व्यवस्था को भी संशोधित करके समाप्त कर दिया गया था।
ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें 91 में संविधान संशोधन 2003 के तहत की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं 92वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या व्यवस्था की गई थी कि संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली को भाषाओं का दर्जा इसमें दिया गया था, यानी जो 4 भाषा इनको शामिल किया गया था 92 में संविधान संशोधन। वैसे तो ये 2004 में हुआ था पूरी तरीके से। ठीक है, तो इसमें जो 8वीं अनुसूची है जो कि भाषाओं से संबंधित है, तो उसमें 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, संताली और मैथिली को समावेशित किया गया था। ठीक है, फिर आता है 93वां संविधान संशोधन। इसमें शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अन्य पिछड़ा वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की जो व्यवस्था है वो की गई और संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत की गई थी। तो हमने देखा ना, जो 15 का सब क्लॉज 4 है वो 93वें संविधान संशोधन के तहत किया गया और उसमें SC ST के लिए जो अन्य पिछड़ा वर्गों की बात है वो उसमें की गई थी। ठीक है, उनके प्रावधान जो है वो किए गए थे। फिर 94वां संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें जनजातियों के लिए पृथक मंत्रालय की व्यवस्था की गई थी। कहाँ कहाँ पर, जिसमें मध्य प्रदेश आता है जनजातियों में, छत्तीसगढ़ आता है, उड़ीसा आता है और झारखंड। तो यहाँ पर जो है यहाँ की जो जनजातियाँ हैं उनके लिए अलग से मंत्रालय की व्यवस्था की गई थी 94वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, आगे देखते हैं 96वां संविधान संशोधन। इसमें क्या व्यवस्था की गई थी, तो इसमें उड़िया जो है, उड़िया का नाम बदलकर ओडिशा करने का, ओडिया भाषा का नाम ऑडियो करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है, जो ओडिशा नाम है वो किया गया था 96वें संविधान संशोधन का, उड़ीसा का। ठीक है ना, उड़ीसा का नाम ओडिशा किया गया था और जो उड़िया भाषा उसका नाम बदल के ऑडियो करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, 97वां संविधान संशोधन। इसमें बस एक चीज़ याद रखनी है कि जो भाग 9 है उसमें उससे संबंधित है, वो भाग 9 जो है वो उसमें सब क्लॉज जोड़ दिया गया था का, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन की बात की गई है। ठीक है ना, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो सहकारी जो समितियां हैं, जो सहकारी समितियों की बात की गई है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात की, गठन की बात की गई है, तो वो भी 97वें संविधान संशोधन के तहत की गई है। ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फिर आते हैं 98वां संविधान संशोधन। तो इसके तहत क्या कहा गया था, जो कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक के क्षेत्र के लिए एक अलग विकास बोर्ड गठन की बात की गई थी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसको देख लीजिए एक बार। ठीक है, 99वां संविधान संशोधन। ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित 2015 के बांग्लादेश सीमा लागू किया गया। तो ये बहुत ज़रूरी है, बस इसमें इतना याद रखना, जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन की बात की गई थी 99वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, आगे देखते हैं 100वां संविधान संशोधन। ये बहुत ज़रूरी है, 2015 में हुआ था। इसमें पहली अनुसूची में संशोधन के माध्यम से भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश में सौंपने का निर्णय किया गया था। ठीक है, तो 100वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था कि जो बांग्लादेश कुछ भारतीय जो क्षेत्र हैं उनको बांग्लादेश को सौंपने का निर्णय लिया था और कुछ बांग्लादेश ने जो क्षेत्र थे वो भारत को सौंपे थे। ठीक है, तो उनकी जो व्यवस्था की गई थी, जो उनकी जो चर्चा है वो 100वें संविधान संशोधन में है और मई 2015 को यह अधिनियम भारत के राज्य क्षेत्र में अधिसूचित जो है वो कर दिया गया था। ठीक है, तो इतना याद रखना है कि जो भारत और बांग्लादेश जो क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ था वो 100वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। ठीक है, 2015 में, बस इतना याद रखना है। बाकी 101वां जो संविधान संशोधन है वो 2017 में हुआ था, जो कि GST से संबंधित था। ठीक है, GST जब आया था 1 जुलाई 2017 से जो लागू हुआ था और 2016 में इसके लिए बना था जो संविधान संशोधन हुआ था, तो वो GST से संबंधित है 101वां संविधान संशोधन। और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद है वो 246A, 269A और 279A जोड़े गए थे। अगर केंद्र की बात की जाए तो उसमें CGST है, यानी जो सेंट्रल GST होता है वो, और इंटरनल GST जो आंतरिक जो अंतर्वाह GST होता है वो, और जो UTs यानी जो केंद्र शासित क्षेत्रों के संदर्भ में जो GST होता है वो। तो कुल मिला के बस इतनी बात याद रखनी है कि जो GST से संबंधित जो संविधान संशोधन हुआ था वो 101वां संविधान संशोधन था, 2016 में हुआ था और जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया था। ठीक है, 102वें संविधान संशोधन की अगर बात की जाए तो 102वां जो संविधान संशोधन है 2018 में हुआ था और ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित था। ठीक है, 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित था। इस आयोग के पास शिकायत की छानबीन के लिए सिविल कोर्ट की तरह भी अधिकार दिए गए।
ठीक है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की जो बात की गई थी उसके लिए 102वां संविधान संशोधन हुआ 2018 में, जिसके पास शिकायत की छानबीन करने के लिए उसे सिविल कोर्ट की तरह अधिकार भी दिए गए। आगे देखते हैं 103वां संविधान संशोधन। तो 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ है और इसके तहत अनुच्छेद 15 में सब क्लॉज 6 और 16 में सब क्लॉज 6 जोड़े गए थे। और इस ये किससे संबंधित था? तो ये जो है वो इस संबंधित था जो सामान्य वर्ग है उसको 10% आरक्षण देने के संदर्भ में था। ठीक है। इससे पूर्व क्या था कि आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को आधार मानते हुए ही या जातिगत आधार पर ही दिया जाता रहा है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि आर्थिक वंचना को भी इसमें पिछड़े वर्ग का आधार स्वीकार किया गया और 10% आरक्षण की व्यवस्था इसमें की गई थी। ठीक है। तो इतनी इसमें बात हुई 103वें संविधान संशोधन 2019 के लिए। फिर आता है 100, तो यानी ये ध्यान में रखना है कि 103वां संविधान संशोधन जो सामान्य वर्ग है, मतलब जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको, जो वो सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़े हुए लोगों को 10% आरक्षण की व्यवस्था जो नौकरियां हैं, ठीक है, उसमें देने की बात की गई। 104वां संविधान संशोधन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में ये किया गया। ठीक है। तो इसमें क्या बात की गई? इस संविधान संशोधन के तहत जो लोकसभा या राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उसमें SC ST की सीटों के लिए जो आरक्षण है, जो पहले कितना था, जो पहले जो था वो आपका 60 से इसको 70 वर्ष किया गया था, तो अभी इसको 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है आरक्षण के लिए। ठीक है ना। तो 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है इसको, ये 2020 था, अभी इसको 2030 कर दिया गया है। ठीक है। तो 10 वर्ष के लिए इसको बढ़ा दिया गया ये आरक्षण को, अब 2030 तक ये बना रहेगा। तो ये व्यवस्था की गई 104वें संविधान संशोधन के तहत जो कि 2020 में हुआ। इससे पहले जो इसकी सीमा थी, जो जिसे 60 से 70 वर्ष किया गया था, तो वो 95वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। लेकिन अभी जो ये 104वां संविधान संशोधन हुआ है इसमें इसको बढ़ाकर 70 से 80 वर्ष कर दिया गया, यानी 10 वर्ष के लिए इसको और बढ़ा दिया गया है। ठीक है। यानी 2030 तक अब SC ST क्षेत्रों की जो आरक्षण व्यवस्था है वो बनी रहेगी। ठीक है। फिर आगे चलकर और इसे रिफॉर्म कर दिया जाएगा जब इसकी ये 2030 की समय सीमा खत्म हो जाएगी तब। ठीक है। तो बस थोड़ा सा बस एक नज़र डालनी और ध्यान रखना है कि कौन सा संविधान संशोधन किससे संबंधित है। ठीक है। क्योंकि प्रश्न जो है वो पूरी संभावना है इस बार पूछे जाने की, क्योंकि अभी हाल ही में ये सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, संविधान संशोधन हुए हैं। तो हमने हमने सिर्फ महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन है उनका, क्योंकि सारे संविधान संशोधनों को पढ़ने का कोई सीधा अर्थ नहीं बनता, क्योंकि सारे संविधान संशोधन महत्वपूर्ण नहीं है। वही संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है जिनसे ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं। ठीक है। और उन्हीं सभी संविधान संशोधनों को हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है। तो ऐसे करके आज हमारा जो संविधान संशोधन का पार्ट है वो भी कंप्लीट हुआ है और आगे चलकर हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। ज्योग्राफी स्टार्ट होगा जिसमें भारत और जो विश्व का भूगोल है उन दोनों को हम कवर करेंगे। ठीक है। पूरा अच्छे से कवर करेंगे, उसमें हम करंट अफेयर्स को भी ऐड करेंगे और जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको भी आगे हम कवर करेंगे। ठीक है। तो ऐसे करके आज का ये पूरा हमारा वीडियो कंप्लीट होता है और एक अच्छे और बेहतर प्रश्नों का संग्रह आपके समक्ष है। जब भी आप परीक्षा से पूर्व एक प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, खुद को एक तराशने के लिए आप इन प्रश्नों के संग्रह को एक बार शुरू से देख सकते हैं। ठीक है। और एक बार रिवाइज कर सकते हैं अपने सारे टॉपिक्स को इन प्रश्नों के माध्यम से और अपनी तैयारी को एक अच्छा स्तर प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, कंटेंट पसंद आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि कैसे ये पूरी सीरीज़ रही। ठीक है। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलिएगा। बाकी आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करते रहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है। बाकी का आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।